हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो यात्रा अकेडमी। मैं हूं ऋषभ और आज मैं लेके आया हूं लेक्चर नंबर 2 द लिविंग वर्ल्ड का। हमने लेक्चर नंबर 1 देख लिया है जो 48 मिनट्स का है, इसी चैनल पर अपलोडेड है। और उसके बाद हमने 6 क्वेश्चंस किए थे 6 मिनट में, उसी मतलब सेकंड पार्ट है लेक्चर नंबर 1 का ही। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ अभी जाकर देख लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर स्टार्ट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2। आज इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि टैक्सोनॉमी होता क्या है। तो टैक्सोनॉमी को जानने से पहले एक टर्म आप समझ लो, व्हाट इज टैक्सॉन और व्हाट इज टैक्सा। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है। टैक्सा मतलब प्लूरल है, ये प्लूरल मतलब बहुवचन, और ये सिंगुलर है। जैसे बोलते हैं लड़का लड़के, लड़की लड़कियां, तो वैसे टैक्सॉन टैक्सा, बहुत सारे टैक्सॉन को टैक्सा कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? टैक्सॉन का मतलब होता है इट इज़ अ साइंटिफिक टर्म, इट इज़ अ साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरी, कैटेगरी का साइंटिफिक टर्म है टैक्सॉन, और कुछ नहीं है। और टैक्सॉन बताता क्या है? टैक्सॉन क्या बताता है? टैक्सॉन, ठीक है, शोज एसोसिएटेड, ऐसे लिख सकते हैं कि एसोसिएटेड विथ फीचर्स, एसोसिएटेड विथ फीचर्स, है ना। तो टैक्सॉन जो है वो पर्टिकुलर फीचर्स शो करेगा। जैसे मैं बोलूँ डॉग, तो उसके आपको कुछ फीचर्स पता है कि 4 लेग है उसके, वो बार्क की साउंड निकालता है, और उसके फर होते हैं, किसी किसी में फर नहीं होते, है ना। ये सब, ये सारी चीज़ें। जिसमें मैंने बोलूँ मैमल्स, तो डॉग यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ में आ गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ मैमल्स, तो क्लास में आ गया। अगर आप लोगों ने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ी है या फिर आप लोगों ने सब आप ड्रॉपर बैच से हो तो आपको पता होगा कि मैमल्स जो होता है वो क्लास होता है। ठीक है, हमको पता है कि हमारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऐसे होती हैं: किंगडम, डिवीजन, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ये हमारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, है ना। कोई भी हम लोग ऑर्गेनिजम्स को ऐसे क्लासिफाई करते हैं। अगर हम लोग को 2 ऑर्गेनिज्म 10 ऑर्गेनिज्म मिल गए तो हम लोग एकदम सिमिलर 2 ऑर्गेनिज्म में अगर जाएंगे तो स्पीशीज़ के लेवल पे, तो नीचे देखो, यहाँ पर जैसे ही नीचे जाएंगे तो सिमिलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, सिमिलैरिटी इंक्रीजेस, ठीक है, और यहाँ पर सिमिलैरिटी डिक्रीजेस। सिमिलैरिटी यहाँ कम है, यहाँ पे सिमिलैरिटी ज़्यादा है, तो इस डायरेक्शन में सिमिलैरिटीज़ बढ़ती हैं। अगर मैं 2 किंगडम के ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करूँ जिनका किंगडम सेम है, जैसे मैं और एक डॉग हो गया, ठीक है, तो उनकी सिमिलैरिटीज़ क्या है? दोनों एनिमल किंगडम के हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। वैसे ही धीरे धीरे जैसे मैं स्पीशीज़ में सिमिलैरिटी देखूँ तो स्पीशीज़ में सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, है ना। तो ऐसे, तो अगर मैं बोलूँ कि कोई टैक्सॉन किसको कहेंगे? टैक्सॉन ऐसा कोई टर्म जिस पे जो ऑर्गेनिजम्स हो उसके आप लोग फीचर्स बता सको, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल है हमारा डॉग, है ना, मैमल्स। मैमल्स तो सर क्लास है लेकिन वो भी टैक्सॉन में आएगा। एनिमेलिया, अगर मैं एनिमेलिया बोलूँ तो आपके दिमाग में कुछ फीचर्स आ रहे हैं ना, बस इतना ध्यान रखो कि फीचर्स आने चाहिए दिमाग में, है ना। एनसीईआरटी में भी यही दिया है कि हम लोग अगर कोई मैं पर्टिकुलर टैक्सॉन का नाम लूँ या कोई पर्टिकुलर टैक्सॉन के बारे में बोलूँ तो उसको एक कैटेगरी है, डॉग्स की एक पूरी कैटेगरी है, तो उस कैटेगरीज में आने वाले ऑर्गेनिज्म, उस टैक्सॉन में आने वाले ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर फीचर शो करेंगे, है ना, या फिर बहुत सारे फीचर शो कर सकते हैं जो कॉमन हो। तो टैक्सॉन में फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो डॉग हैं, मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं, एनिमेलिया है, तो इनमें सब में फीचर्स होंगे। और ये क्या इंडिकेट करता है? टैक्सॉन इंडिकेट्स कैटेगरी, ठीक है, ये कैटेगरी इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? कैटेगरी इंडिकेट करता है एट डिफरेंट लेवल इनके, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लेवल्स होते हैं, टॉप टू बॉटम, जिनको हम लोग हायरार्की कहते हैं। हायरार्की सिस्टम पता है कि ऊपर कुछ लोग होंगे, फिर उनके अंडर कुछ होंगे, फिर उनके अंडर कुछ होंगे, तो ये पूरी हायरार्की होती है,
ठीक है। तो ये पूरी हायरार्की, किंगडम के अंदर डिवीजन आते हैं, डिवीजन के अंदर क्लास आता है, क्लास के अंदर ऑर्डर्स आते हैं। समझ में आ रहा है? ये सब चीज़ें पता है आपको? ये सारी चीज़ें आप लोग को वैसे पता है कि कैसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं? जैसे एनिमल किंगडम में हम लोग जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग, हमारे 5 किंगडम है पूरे वर्ल्ड में, अभी तक 5 किंगडम है, 6 भी बोलते हैं लोग, मोनेरा में 2 हैं, ठीक है। तो 5 किंगडम है। अब 5 किंगडम हम लोग लिख देते हैं, 5 किंगडम, ठीक है। चीज़ों को अगर समझना है तो शुरू से समझो ना। किंगडम मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगाई, फिर प्लांटे, और लास्ट में एनिमेलिया। तो हम लोग दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम में रख देते हैं। लेकिन ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं और उनमें बहुत वैरायटी है। जैसे सारे एनिमल सेम नहीं हैं, है ना। बहुत सारे फीचर्स को कंसिडर करके फिर उनको, जैसे ये सारे किंगडम हो गए, फिर उनके बहुत सारे, जैसे बहुत सारे क्या होते हैं, फाइलम्स होते हैं। किंगडम के बहुत सारे फाइलम्स होंगे, फिर कुछ वो फाइलम में आएंगे, फिर एक फाइलम के एनिमल को हम लोग डिवाइड करेंगे तो उनकी क्लासेस निकलेंगी, ठीक है। फिर ऑर्डर निकलेंगे, फिर फैमिली, इसी को फाइलम कहते हैं। प्लांट्स में हम लोग इनको डिवीजन कहेंगे और एनिमल्स में हम लोग फाइलम कहेंगे, ठीक है। इतना समझ लो। तो ये सारी चीज़ें ऐसी, तो इनको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। और टैक्सॉन किसको कहते हैं? टैक्सॉन उनको कहेंगे जो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या फिर कोई भी पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का नाम हो। जैसे मैंने फाइलम बोल दिया, तो फाइलम इट्सेल्फ नॉट अ टैक्सॉन। मैं फाइलम के बारे में अगर बताऊं, फाइलम के बारे में, अगर कौन सा फाइलम है, कोडेटा, ठीक है, फाइलम कोडेटा, तब वो टैक्सॉन हुआ। कोडेटा इज अ टैक्सॉन। लेकिन फाइलम टर्म जो है वो टैक्सॉन नहीं है, क्योंकि फाइलम वर्ड सुनते ही मेरे दिमाग में कोई भी फीचर्स नहीं बन रहे हैं। लेकिन अगर मैं फाइलम कोडेटा बोलूँ, कोडेटा, तो वो एक टैक्सॉन है। फाइलम नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स में बहुत सारे आते हैं ना, हमारे पॉरीफेरा से लेके, तो वो सब टैक्सॉन्स में आएंगे। तो टैक्सॉन्स में ऐसे टर्म्स आएंगे जिनके बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स के पर्टिकुलर फीचर्स इमेजिन कर सकें। टैक्सोनॉमी देख लेते हैं। टैक्सोनॉमी क्या है, ठीक है। आप लोगों को पहले टैक्सोनॉमी समझना पड़ेगा। टैक्सोनॉमी क्या है कि बेस्ड ऑन, जैसे ध्यान समझो, टैक्सोनॉमी के पहले मतलब बता देता हूँ। जैसे हम लोग को पता चला कि मैमल्स, ठीक है, तो मैमल्स को हमको कहाँ रखना है? मैमल्स को हमको क्लास में रखना है, ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में रखना है उसको, क्योंकि हमको पता है मैमल क्लास है। एनिमेलिया, इसको मैं किंगडम में रखूँगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर टैक्सॉन को उनके पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में रखना, इस प्रोसेस को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। समझ में आ रहा है? और कैसे रखेंगे? उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। तो बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, they are classified into various taxonomic categories, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमी। एंड दिस process of placing organisms into their respective category is called taxonomy, ठीक है, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी का मतलब समझ गए आप लोग, मैंने डेफिनेशन बता दिया उसका, और उसका आसान भाषा में मतलब समझ गए कि पर्टिकुलर टैक्सॉन के उनको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में रखना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमी, है ना। तो टैक्सॉन कुछ भी हो सकते हैं जिनके साथ फीचर्स एसोसिएटेड हो, और हमारी ये सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। अब इनको उठा के इसमें रखना है ना। पर्टिकुलर फीचर्स देख के, हमको कैरेक्टरिस्टिक्स देख के उनको क्लासीफाई करना है और उनको पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में उनको प्लेस करना है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमी। अभी आप लोग बोलोगे कि पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है?
ठीक है, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या। तो आज के ज़माने में हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग जो ह्यूमन्स थे, अर्लियर ह्यूमन बींग्स थे, वो लोग जो एनिमल्स को क्लासीफाई करते थे, है ना, उनको टैक्सोनॉमी, उनकी टैक्सोनॉमी करते थे, उनको बांटते थे, ऐसे क्लासीफाई करके उनको पर्टिकुलर सेक्ट में रखते थे। किस बेसिस पे था, उनके खुद के यूज़ के बेसिस पे। जैसे हॉर्स है तो व्हीकल हो गया, ठीक है, ये सारे व्हीकल्स में आते हैं। बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हाथी भी व्हीकल्स के फॉर्म में यूज़ होते थे पहले। तो ये सारे मतलब यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के काम में, कुछ फूड के काम में, कुछ क्लोथिंग के फॉर्म में, है ना, जो लेदर वेदर निकाल के क्लोथिंग बनाते थे उनका। तो ऐसे क्लासीफाई किया था अर्ली ह्यूमन बींग्स ने, है ना। पर्टिकुलर वैसा नहीं था कि जैसे आज करते हैं आरबीसी वगैरह, सेल्स वगैरह देख के, वैसा नहीं था। पर्टिकुलर उनके यूजेस और मिस यूजेस के बेसिस पे हम लोग ने एनिमल्स को क्लासीफाई कर दिया था। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हम लोग मॉडर्न टेक्सोनॉमी में क्या क्या देखते हैं, तो देख लो कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी में हम लोग क्या क्या देखते हैं और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देख के इंक्लूड्स, हम लोग इंटरनल भी देखेंगे और एक्सटर्नल भी फीचर्स देखेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। इंटरनल मतलब सेल्स के फीचर्स ना, कि सेल्स कैसे हैं, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है ना, वो सारे सेल्स के बेसिस पे एक्सटर्नल फीचर्स भी होते हैं, ठीक है। और हम लोग डेवलपमेंट टाइप भी देखते हैं। आप लोगों को डेवलपमेंट टाइप्स पता है, हम लोग 2 डेवलपमेंटल टाइप पढ़ते हैं, एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में कैसे होता है, अब ये दोनों का मतलब समझो। एक और चीज़ हम लोग देखेंगे, इकोलॉजिकल हैबिटेट के इसमें भी देखेंगे हम लोग। इकोलॉजिकल हैबिटेट भी देखेंगे ऑर्गेनिजम्स का, कि वो रहते कहाँ हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर है, मरीन वाटर है, फिशेस को वैसे ही क्लासीफाई करते हैं। अब देखो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स, हमारा डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कैसे, जैसे हमारा बर्थ होता है तो हम ह्यूमन बींग के फॉर्म में ही आते हैं, हम कोई और ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में आके उसके बाद मल्टीपल स्टेजेस में गुजर के लास्ट में ह्यूमन बींग्स नहीं बनते। समझ में आ रहा है, हम लोग डायरेक्ट। लेकिन जैसे फ्रॉग होते हैं वो टैडपोल बनते हैं, उसके बाद में फ्रॉग का वो लोग फॉर्म लेंगे। और कुछ जैसे बटरफ्लाई होती है, पहले कैटरपिलर के फॉर्म में रहती है, लार्वा, प्यूपा, बहुत सारे स्टेजेस से गुजरती है, और बहुत सारे स्टेजेस से गुजरने के बाद वो लास्ट में बटरफ्लाई बनती है, कोकून, है ना। तो वो सब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है और हमारा डायरेक्ट डेवलपमेंट है। समझ में आया। तो डेवलपमेंट के टाइप से भी हम लोग टैक्सोनॉमी की स्टडी कर सकते हैं और ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। इतना लिख लो, फिर मैं मिटा देता हूँ। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सिस्टमैटिक्स, ठीक है। सिस्टमैटिक्स पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी हो गया, लेकिन टैक्सोनॉमी के बारे में और भी देखेंगे हम लोग। पहले सिस्टमैटिक्स देख लें क्या होता है। हो गया, इरेज कर दें, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में नहीं आता है, आप लोग कुछ भी डाउट रहता है, तो आप लोग क्या करना, कमेंट सेक्शन में लिख देना डाउट, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो देखेंगे सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स क्या है, व्हाट इज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक स्टडी है ना, स्टडी है, किसकी स्टडी है, ऑर्गेनिज्म की स्टडी है, टैक्सोनॉमी करने के लिए। समझे क्या, हम लोग को क्लासीफाई करना है तो हमको पहले ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना पड़ेगा। टैक्सोनॉमी के लिए हम लोग को स्टडी करनी पड़ेगी ना ऑर्गेनिज्म की। और पहले तो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद हम लोग उसकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब उसके पूर्वज कहाँ से थे, वो कहाँ से बना है, कैसे इवॉल्व हुआ है वो ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत पहले भी एग्जिस्ट करता था क्या, और नहीं एग्जिस्ट करता था तो कहाँ से डिराइव हुआ है ना। तो सिस्टमैटिक्स में हम लोग दोनों चीज़ें पढ़ते हैं, एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी है और एक कि वो इन्वायरमेंट में उसकी क्या रिलेशन है बाकी ऑर्गेनिजम्स में, बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ वो कैसा बिहेव करता है और उनके साथ क्या रिलेशन है उनके, ठीक है। तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग ऐसे स्टडी करेंगे। तो सिस्टमैटिक्स है क्या, तो सिस्टमैटिक्स की अगर डेफिनेशन लिखो, एक और चीज़ लिख लो जो मैंने बताया था कि अर्लियर, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि ब्रांच ऑफ स्टडी which involves knowing more about different kind of organisms. तो branch of study
which involves knowing, which involves knowing more about different kind of organisms। ठीक है, पहले तो उनके बारे में देखेंगे और उसके बाद एंड द डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, द डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, मतलब आपस में वो ऑर्गेनिज्म बाकी ऑर्गेनिज्म से कैसे रिलेटेड है और बाकी भी वो अपने ग्रुप्स में क्या बिहेवियर शो करता है, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सिस्टमैटिक्स का डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन पहले नोट डाउन कर लो आप लोग। क्या विजिबल है? तो विजिबिलिटी अब बराबर है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिस्टमैटिक्स के बारे में हम लोग देख रहे थे। देखो, सिस्टमैटिक्स के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो सिस्टमैटिक्स में हमने क्या देखा था कि हम लोग दो चीज़ों की स्टडी करते हैं। एक तो ऑर्गेनिज्म के बारे में, ताकि हम लोग टैक्सोनॉमी का यूज़ करके उसको पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकें, और दूसरा उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में, और मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और उसके आसपास में ऑर्गेनिजम्स हैं और इन्वायरमेंट है, उनसे क्या रिलेशनशिप है। तो अगर सिस्टमैटिक्स के बारे में देखें तो दो चीज़ों की स्टडी है सिस्टमैटिक्स में। टैक्सोनॉमिकी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप लिख देते हैं हम लोग, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये दो चीज़ों की हम लोग स्टडी करते हैं। किसमें? सिस्टमैटिक्स में। ठीक है, सिस्टमैटिक्स में ये दो चीज़ों की स्टडी होने वाली है। और ये वर्ड आया कहाँ से है? सिस्टमैटिक्स वर्ड derived from Latin word systema। ठीक है, जो लैटिन वर्ड सिस्टमा है वहाँ से टर्म आया है सिस्टमैटिक्स। और ये सिस्टमा जो कैरोलस लिनस हैं, जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, ठीक है, सबका नामकरण करने वाले यही हैं सारे स्पीशीज़ का। तो इनकी बुक पब्लिश हुई थी, पब्लिश्ड अ बुक नेम्ड सिस्टमा नेचरे। ये इनकी बुक थी जो पब्लिश हुई थी। सो सिस्टमा नेचरे इनकी बुक थी, तो वहाँ पे भी सिस्टमा वर्ड यूज़ हुआ है ना। सिस्टमैटिक्स इधर से ही आया है। दो चीज़ें पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म के बारे में, और दूसरी चीज़ क्या है, उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में। समझ में आया? इतना हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन आप वो भी लिख सकते हो कि अर्लियर ह्यूमन बींग्स यूज टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर यूजेस एंड मिस यूजेस। ठीक है, उनके यूजेस पे, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर के बेसिस पे क्लासीफाई करते थे हम लोग ऑर्गेनिज्म को, अर्ली ह्यूमन बींग्स, है ना। अब टैक्सोनॉमी अगर करना है, सिस्टमैटिक्स की हमने स्टडी कर ली, है ना, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिया, तो उसके बाद हम लोग ने टैक्सोनॉमी की, अगर हम लोग को टैक्सोनॉमी करना है तो उसके स्टेप्स क्या होने वाले हैं। तो स्टेप्स इन टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी के स्टेप्स क्या क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कैरेक्टराइजेशन। क्या करते हैं? कैरेक्टराइजेशन, मतलब ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर्स देखना, उसको पहचानना। सेकंड क्या है? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन किस बेसिस पे होगा? अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म हमको मिलता है तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई किस बेसिस पे करेंगे, उसको क्लासीफाई किस बेसिस पे करेंगे? हमारी अर्लियर प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज के बेसिस मतलब जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म पहले से हमने क्लासीफाई करके रखे हैं, उनके फीचर्स इस ऑर्गेनिज्म से मिला के देखेंगे कि ये किस वाले ऑर्गेनिज्म में फिट आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग आइडेंटिफाई वैसा करेंगे। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोग क्लासिफिकेशन कर देंगे, उसका लास्ट में हम लोग नाम रख देंगे उसका। तो लास्ट स्टेप है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये 4 स्टेप्स हैं टैक्सोनॉमी के। ठीक है, एक एक करके सारे स्टेप्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं फटाफट से। ये सिस्टमैटिक्स हो गया, इसको मिटा दें।
यहाँ पे लिख दूँ क्या, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, लेकिन बहुत नीचे है, कोई बात नहीं, लिख देते हैं कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन कैसे होता है, ये फर्स्ट वाला है, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन कैसे होता है किसी चीज़ का, अगर हम लोग को कैरेक्टराइजेशन करवाना है तो कैसे करेंगे, हम लोग फीचर्स को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, फीचर्स को नोट डाउन, द फीचर्स को नोट डाउन करेंगे। जैसे कोई प्लांट है, हमको कोई नया प्लांट दिखा, उसमें फ्लावर भी था, तो उसमें लीफ दिखी, तो हम लोग लीफ को देखेंगे कि उसका वेनेशन क्या है ना, वेनेशन क्या है। जैसे रेटिकुलेट है, पैरेलल है, कैसे वेनेशन, रेटिकुलेट समझते हो, जैसे ये लीफ है, इसमें ऐसे वेनेशन है, ठीक है, ये रेटिकुलेट वेनेशन हो गया। पैरेलल मतलब ऐसे, जैसे बनाना लीफ में होता है ना पैरेलल वेनेशन, ये वेन्स होती है, वेन्स के अरेंजमेंट को हम लोग वेनेशन कहते हैं। फ्लावर हमको दिखा, ठीक है, फ्लावर दिखा, तो हम लोग फ्लावर को भी देखेंगे कि फ्लावर ट्राइमेरस है, पेंटामेरस है ना। ट्राइमेरस मतलब कुछ इस तरह 3 पंखुड़ी होंगी उसकी, और पेंटामेरस में से 5 होंगे, ठीक है। देखो ट्राइमेरस, पेंटामेरस, हम लोग कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं कोई भी चीज़ का। सेकंड चीज़ हम लोग क्या देखने वाले हैं, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन हम लोग टैक्सोनॉमिक एड्स देखते हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स की मदद से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। बाय टैक्सोनॉमिक एड्स, बाय ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन यूजिंग टैक्सोनॉमिक एड्स, है ना, दिख रहा है यहाँ पे, रोशनी आ रही है, यूजिंग टैक्सोनॉमिक एड्स और यूजिंग ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म। समझ में आया, ऑलरेडी डिस्कवर्ड जो ऑर्गेनिज्म है उनके बेसिस पे, नहीं इधर नहीं दिखने वाला, ठीक है। तो यूजिंग टैक्सोनॉमिक एड्स, यूजिंग ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म, ये 2 चीज़ को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। और टैक्सोनॉमिक एड्स में क्या होते हैं, हमारे पास स्पेसिमेंस होते हैं, ठीक है, स्पेसिमेन होते हैं। इसे मैं वो बना देता हूँ ना, सर्कल, तो इसको छोड़ के हम लोग देखेंगे स्पेसिमेन क्या होता है। स्पेसिमेन, अब स्पेसिमेन क्या है, स्पेसिमेन मतलब हम लोग ने कुछ रखा है ऑर्गेनिज्म को, उसके इंफॉर्मेशन जानने के लिए उसको हमने रखा है, और जहाँ पे हम लोग रखेंगे उन्हीं को हम लोग टैक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए स्पेसिमेन हम लोग ने रखा है, एक नमूना। देखो स्पेसिमेन क्या होता है, स्पेसिमेन की अगर तुम लोग देखोगे डेफिनेशन, ठीक है, उसकी डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे कि ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट लिविंग और डेड stored for observation and study। तो ऑब्जर्वेशन करने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए हम लोग ने ऑर्गेनिज्म को स्टोर करके रखा है, लिविंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग स्पेसिमेन कहते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए स्पेसिमेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस स्पेसिमेन को जहाँ स्टोर करते हैं उन्हीं को हम लोग टैक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया। हम लोग टैक्सोनॉमिक एड्स पढ़ेंगे, ठीक है, टैक्सोनॉमिक एड्स पढ़ने वाले हैं। हो गया लिख के, इतना मिटा दें। टैक्सोनॉमिक एड्स, तो बहुत सारे टैक्सोनॉमिक एड्स हैं। सबसे पहले हर्बेरियम है, सेकंड क्या है, बोटैनिकल गार्डन, थर्ड क्या है, म्यूज़ियम, फोर्थ क्या है, हर्बेरियम हो गया, बोटैनिकल गार्डन हो गया, म्यूज़ियम हो गया, उसके बाद ज़ूलॉजिकल पार्क हो गए, उसके बाद की हो गया, उसके बाद लास्ट में हम लोग एक ही साथ पढ़ लेंगे मैनुअल्स, फ्लोरा, मोनोग्राफ
और कैटलॉग, ठीक है, ये सब साथ में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हर्बेरियम। तो फर्स्ट है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम में हम लोग क्या चीज़ रखते हैं, किस टाइप के स्पेसिमेन हम लोग हर्बेरियम में स्टोर करते हैं। बारिश आ रही है बहुत तेज़, ठीक है। तो हर्बेरियम में हम लोग क्या चीज़ को स्टोर करते हैं, कैसे कैसे स्पेसिमेंस होते हैं। तो हम लोग इसमें डेड प्लांट्स स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं हर्बेरियम में, स्टोर हाउस, हम लोग डेड प्लांट स्टोर करते हैं, है ना। इसमें हर्बेरियम क्या होता है कि हर्बेरियम में कलेक्शन होती है, किसकी कलेक्शन होती है, हर्बेरियम शीट की। अब हर्बेरियम शीट क्या है, ये देखो, एक शीट होती है ऐसी बटर पेपर के, और उसमें क्या होता है 41 सेंटीमीटर उसकी डायमेंशन होती है, 41 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर, है ना, उसकी डायमेंशन है। और इधर पे हम लोग एक प्लांट को ऐसे रख देंगे, चिपका देंगे, ऐसे अटैच कर देंगे। मतलब उसको पहले क्या करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, मतलब सुखा देंगे पूरा, और उसको प्रेस कर देंगे, ठीक है। प्रेस करने के बाद उसको स्टोर कर लेंगे ऐसे हर्बेरियम शीट में। और यहाँ पे लोअर राइट साइड में यहाँ पे हम लोग डिटेल्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डिटेल्स, डिटेल्स लिख देंगे। समझ में आ रहा है, तो डिटेल्स लिख देंगे। तो हर्बेरियम हो गया सबसे पहला। तो हर्बेरियम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ हर्बेरियम शीट, हर्बेरियम शीट्स के कलेक्शन। और हर्बेरियम शीट ये होती है, हर्बेरियम शीट है ये। अभी तो डायमेंशन दिया नहीं है तुम लोग के एनसीईआरटी में, बट जैसे पेपर आ रहे हैं तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन अगर आ जाए कि द डायमेंशन ऑफ हर्बेरियम शीट इज, तो फिर बहुत बोलेंगे टफ पेपर बन गया ना। तो कलेक्शन ऑफ हर्बेरियम शीट्स, बहुत सारे हर्बेरियम शीट्स के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हर्बेरियम कहते हैं। अब हर्बेरियम शीट्स, ये डिटेल्स में क्या क्या लिखी है, डिटेल्स में जो यहाँ पे डिटेल्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, डिटेल्स में राइट साइड जो कॉर्नर है ना, लेबल्स एंड डिटेल्स। तो लेबल्स एंड डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले प्लेस ऑफ कलेक्शन देख लेंगे। प्लेस ऑफ कलेक्शन मतलब वो जो प्लांट को तुमने हर्बेरियम शीट में लगाया है उसको उठाया कहाँ से, मतलब कहाँ से निकाला है उसको, प्लांट को कहाँ से लिया है तुमने, प्लेस ऑफ कलेक्शन। दूसरा नेम ऑफ कलेक्टर, मतलब किसने उठाया उसको, प्लांट को किसने कलेक्ट किया है, नेम ऑफ कलेक्टर। और जहाँ से प्लेस ऑफ कलेक्शन है तुम्हारी, उस वहाँ पे एरिया में उस प्लांट को क्या कहते हैं। जैसे बहुत सारे नाम होते हैं ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म के भी बहुत सारे नाम होते हैं, या तुम्हारे भी खुद के भी बहुत सारे नाम होंगे पर्टिकुलर प्लेसेस में। तो वैसे ही प्लांट्स के भी बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे स्वीट पोटैटो देखते हो तुम लोग, तो स्वीट पोटैटो के बहुत सारे नाम हैं, रतालू है ना, शकरकंदी है, स्वीट पोटैटो है, और साइंटिफिक नेम भी है उसके। तो वैसे ही उसका नाम देखना है तो लोकल नेम हम लोग लिखेंगे, है ना, लोकल नेम प्लस उसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है वो भी लिखने वाले हैं, समझिए। उसकी फैमिली क्या है, फैमिली लिखने वाले। फैमिली किसकी, कलेक्टर की फैमिली नहीं कलेक्टर की फैमिली थोड़ी कि जिसने कलेक्ट किया उसकी फैमिली में कौन कौन है, वो नहीं। प्लांट की क्या फैमिली है, कौन सी फैमिली से आता है, फैबिएसी, सोलानेसी, ये सब फैमिलीज होती हैं। तो कौन सी फैमिली से आता है वो लिखने वाले हैं, ठीक है। तो इतने डिटेल्स हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेबल्स में, है ना, लेबल्स में। प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन भी होगा, डेट ऑफ कलेक्शन, कब कलेक्ट किया गया था उसको, है ना। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर लिख देंगे और हर्बेरियम में एक प्लांट को अटैच कर देंगे और उसको से कवर कर देंगे। तो सारी बहुत सारे हर्बेरियम्स शीट जो होता है उसको जहाँ पे रखा जाता है उसको हर्बेरियम कहते हैं, ठीक है। जिसमें प्लांट डेड होता है। इसमें कैसे प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व्ड आफ्टर ड्राइंग एंड प्रेसिंग। आफ्टर ड्राइंग एंड प्रेसिंग, उसको ड्राई करके प्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा। सेकंड लिखो बोटेनिकल गार्डन पर लिख लेते हैं, म्यूजियम बाद में देखेंगे। बोटेनिकल गार्डन। अब
अब बॉटेनिकल गार्डन में क्या स्टोर करते हैं हम लोग, नाम से पता चल रहा है बॉटेनिकल गार्डन, तो गार्डन में क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स तो होते नहीं है ना, बटरफ्लाई के अलावा वैसे एनिमल्स तो हम लोग प्रिजर्व नहीं करते। सो बोटेनिकल गार्डन्स में क्या होंगे, लिविंग प्लांट्स होंगे। जैसे इसमें हम लोग ने डेड प्लांट स्टोर किया है, वैसे ही बोटेनिकल गार्डन में हम लोग क्या स्टोर करेंगे, लिविंग प्लांट्स। और उसको हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, बाहर से कहीं से लेके आएंगे, है ना, जहाँ से उसकी जगह थी वहाँ से हम लोग उसको लेके आएंगे। नीचे का मिटा दे रहा हूँ मैं। जो बॉटनिकल गार्डन है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स को हम लोग कलेक्ट करेंगे। और बॉटनिकल गार्डन्स लोकेटेड इन स्कूल, कॉलेजेस, हर जगह लोकेटेड हो सकता है, तो ये भी लिख दो आप लोग अगर लिखना है तो, लोकेटेड इन स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, है ना, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, है ना, बहुत सारे जगह पर हो सकता है। और इसके रोल क्या है, इसका रोल हो गया एक टैक्सोनॉमी में प्लस कंजर्वेशन में भी ना। कंजर्वेशन मतलब कैसा, हम लोग उसको बचा भी तो रहे ना। अगर प्लांट एक्सटिंक्ट होने वाला है और हमने उसको अपने बॉटनिकल गार्डन में रख लिया है तो एक्सटिंक्ट होने से बच जाएगा, हम उसकी केयर कर रहे हैं, प्रॉपर उसको न्यूट्रिशंस और प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अपने एक्सटिंक्शन से बच जाएगा वो। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आया इतना कि कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, बॉटनिकल गार्डन्स में कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स होता है। और बॉटनिकल गार्डन्स कहाँ कहाँ होते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। और उसके रोल क्या है बॉटनिकल गार्डन्स के, टैक्सोनॉमी प्लस कंजर्वेशन, है ना, टैक्सोनॉमी भी हो गई और उसका कंजर्वेशन भी हो गया। अब कंजर्वेशन दो तरह से हो सकता है, ठीक है, जो कंजर्वेशन है वो दो तरीके से हो सकता है। पहले कंजर्वेशन देख लें, ये देखो कंजर्वेशन आपने अगर पढ़ा है तो इसमें होता है एक्स सीटू और एक होता है इन सीटू। ये पहले क्वेश्चन नीट में बहुत आते थे 2016, 17, 18 में, ठीक है। तो एक्स सीटू इन सीटू कैसे होते हैं, इन सीटू मतलब ऑन द साइट, मतलब हम लोग ने वहीं पे, समझो किसी प्लांट को हमको प्रिजर्व करना है, उसको कंजर्व करना है, तो हम लोग उसी के हैबिटेट में उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देंगे। या किसी एनिमल्स को भी हम लोग ऐसे स्टोर कर सकते हैं, तो उसी के साइट में, है ना। तो इन सीटू के बारे में अगर लिखें तो इन द सेम लोकेशन, ऑन द साइट, या फिर इन द सेम लोकेशन। इसको स्कूल कॉलेजेस में नहीं लेके आएंगे। और एक्स सीटू में क्या होता है, एक्स सीटू में हम लोग उसको प्लांट को उठा के अपनी जगह पर लेके आ जाते हैं और वहाँ पर वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करके देते हैं उसको, ठीक है। कंजर्वेशन मतलब केप्ट प्रोटेक्टेड, तो केप्ट प्रोटेक्टेड यहाँ पे भी, केप्ट प्रोटेक्टेड यहाँ पर ही, ऑन द साइट, केप्ट प्रोटेक्टेड एट सेम लोकेशन, ठीक है, ऐसा लिख दो। तो केप्ट प्रोटेक्टेड एट डिफरेंट लोकेशन, है ना, क्रिएटेड सिमिलर एनवायरनमेंट, एज देयर हैबिटेट। तो ये एक्स सीटू होता है और ये इन सीटू होता है, ठीक है। अब ये बताओ बॉटनिकल गार्डन्स क्या है, एक्स सीटू है कि इन सीटू है, अभी बता सकते हो ना। तो बॉटनिकल गार्डन्स में हम लोग ने प्लांट्स को बहुत जगह से लेके आए हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज को उनके पर्टिकुलर रीजन से कलेक्ट करके हम लोग ने लेके आए हैं, ठीक है। तो ये एक्स सीटू हो गया ना कि इन सीटू हुआ, बताओ। ये एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल हो गया, तो क्या लिख देंगे, एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। अगर कोई पूछ लिया एग्जाम में, पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एक्स सीटू कंजर्वेशन, और बहुत सारे ऑप्शन दे दिए और उसमें बॉटनिकल गार्डन भी है, तो ये तो पक्का एक्स सीटू कंजर्वेशन होने वाला है, ठीक है। इतना समझे। और बॉटनिकल गार्डन्स के बेसिस हम लोग एक दो और चीज़ देख लेते हैं, दो तीन चीज़, कि बॉटनिकल गार्डन्स हमारे फेमस कहाँ कहाँ पर है ना, फेमस। तो फेमस ये दिख रहा है आपको, लोकेशन लिखा है, ठीक है, द सेम लोकेशन, नीचे लिख देता हूँ ना, एट द सेम लोकेशन। अब देखो हमारे कहाँ कहाँ बॉटनिकल गार्डन्स है, फेमस बॉटनिकल गार्डन्स। ये तो हर्बेरियम का है, इसको मिटा दो।
ठीक है। अब देखो हमारा जो नेशनल बोटेनिकल गार्डन है, ये भी देख लो नेशनल बोटेनिकल गार्डन क्या है, इंडिया का नेशनल बोटेनिकल गार्डन वो है NBRI लखनऊ, है ना, NBRI लखनऊ। NBRI मतलब नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो NBRI है ना, लखनऊ में है। उसके बाद हमारा इंडियन बॉटनिकल गार्डन का है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन इसको क्या कहा जाता है, ये बहुत बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, ये हावड़ा में लोकेटेड है, कोलकाता में। और जो सबसे लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है, जो सबसे लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है, लार्जेस्ट बॉटैनिकल गार्डन वो कहाँ प्रेजेंट है, उसको हम लोग कहते हैं रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, और वो लोकेटेड कहाँ है, लंदन में, क्यू लंदन। तो एक कोलकाता हावड़ा में, एक NBRI लखनऊ में और एक क्यू लंदन में। तो 3 बॉटनिकल गार्डन की लोकेशन दी है तुम्हारे के NCERT में, तो उसको तुमको याद रखना है। ठीक है, क्या क्या हो गया, हर्बेरियम हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, है ना, ये 2 चीज़ें हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब सेकंड थर्ड है म्यूजियम, तो म्यूजियम के बारे में तुमको पता ही है। तो थर्ड देखते हैं हम लोग म्यूजियम। म्यूजियम में हम लोग क्या रखते हैं, हम लोग डेड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज को रखते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज। तो डेड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज को हम लोग म्यूजियम में रखते हैं। ठीक है, और म्यूजियम हम लोग कैसे रखते हैं, जैसे स्मॉल साइज्ड जो एनिमल्स हैं, स्मॉल साइज्ड एनिमल्स, उसको हम लोग तो जार में रख सकते हैं ना, प्रिजर्व्ड इन ग्लास जार by adding some preservatives, प्रिजर्वेटिव में हमारा फेमस फॉर्मेलिन है ना, उसको से स्टफ कर दिया जाता है। लार्ज साइज्ड एनिमल्स को हम लोग उनके स्केलेटन स्टोर कर जाएंगे, स्केलेटन स्टोर्ड, या फिर और उनको स्टफ करके, स्टफ्ड एंड स्टोर्ड, प्रिजर्व्ड, है ना, स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। जैसे डायनासोर्स के देखते हैं ना, स्केलेटन्स होते हैं बहुत सारे, मैमथ के भी स्केलेटन हैं म्यूजियम में बड़े बड़े। और जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनको हम लोग कैसे करते हैं, किल्ड एंड पिंड, मतलब उनको मार के उनको एक जैसे टिश्यू, जैसे थर्माकोल रहता है ना, वैसे तरह का एक शीट रहता है, उसमें पिन कर दिया जाता है ऐसे ऐसे। ठीक है, बटरफ्लाई को भी ऐसे ही रखा जाता है। ठीक है, बटरफ्लाई को भी ऐसे ही रखा जाता है, और उनको कहाँ रखता है, केप्ट इन इंसेक्ट बॉक्स, केप्ट इन इंसेक्ट बॉक्स। किल्ड एंड पिंड, इंसेक्ट को रखा जाता है, किल्ड एंड पिंड इनके लिए भी लिख दो चाहिए तो, स्मॉल साइज्ड एनिमल्स के लिए, स्मॉल साइज्ड एनिमल्स को भी किल्ड एंड पिल्ड करके, किल्ड एंड पिन करके रखा जाता है, और इंसेक्ट को हम लोग इंसेक्ट बॉक्स में रख देते हैं। एंड कवर्ड बाय पॉलीथीन, समझ में आया इतना लिख लो। थर्ड हमारा म्यूजियम हो गया। उसके बाद लिख लो ज़ूलॉजिकल पार्क। फोर्थ हमारा क्या होगा, ज़ूलॉजिकल पार्क। अब जैसे हम लोग ने बॉटनिकल गार्डन देखे थे, म्यूजियम हो गया, ठीक है, जैसे हम लोग ने बॉटनिकल गार्डन देखे थे वैसे ही ज़ूलॉजिकल पार्क है। बॉटनिकल गार्डन में हमने लाइव प्लांट्स लेके आए थे पर कहीं और से, ठीक है, लाइव प्लांट्स हमने कहीं लेकर आए थे पर कहीं और से हम लोग ने लेके आए थे। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, ज़ूलॉजिकल पार्क में, इसमें भी हम लोग वही करते हैं लेकिन एनिमल्स के साथ। हम लोग जगह जगह से एनिमल्स लेके आ जाएंगे और उनको ज़ूलॉजिकल पार्क में रख लेंगे कि वाइल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग एनिमल्स
आर केप्ट अंडर ह्यूमन प्रोटेक्शन, ह्यूमन प्रोटेक्शन। ठीक है, अब उसमें इसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है हमारा, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? पर्पस है टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ एनिमल, टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इसका ये पर्पस है। तो वाइल्ड लिविंग एनिमल्स को हम लोग ह्यूमन प्रोटेक्शन में रख देते हैं, और इसका पर्पस क्या है? उनका बिहेवियर समझना, उनका बिहेवियर जानना। और ये भी एक्स सिटू कंजर्वेशन हो गया ना। तो एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया एक्स सिटू कंजर्वेशन का। और इसमें जो जूलॉजिकल पार्क में एक्स सिटू कंजर्वेशन ना, तो प्रोवाइडेड सिमिलर कंडीशन लिख सकते हैं क्या, कि प्रोवाइडेड सिमिलर कंडीशन टू एनिमल्स एज देयर नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट, ये लिख दिए हम लोग ने। समझ में आया? इतना समझ में आया आप लोग को? नेक्स्ट की देख लेते हैं। नेक्स्ट की, जूलॉजिकल पार्क हो गया, अब की देखना है। ठीक है, अब ये सब देखो, ये सब तो जगहें थी और वैसे ऑब्जर्वेशंस था, मतलब स्टडी करने के लिए ये सारे सोर्सेज थे। अब की क्या होता है? की भी स्टडी करने के लिए सोर्सेज, लेकिन ये फिजिकल लोकेशन में ऐसा नहीं है। मतलब जैसे इंफॉर्मेशन है, की इंफॉर्मेटिव जगह है, मतलब जगह भी नहीं बोल सकते उसको, जैसे स्टेटमेंट्स होते हैं, लिखा हुआ चीज़ रहता है, बुक्स में रहता है, तो बुक्स में है, ये सारी बुक्स में है, ये सब ऑब्जर्वेशन करके तुमने पढ़ा। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन, जैसे बॉटनिकल गार्डन में तुम लोग ऑब्जर्वेशन करोगे, उसको देखोगे, प्लांट को लाइव देख सकते हो, एनिमल्स को लाइव देख सकते हो, उनके बिहेवियरल स्टडी कर सकते हो कि कैसे उनका बिहेवियर है। बट की में क्या होता है? की में हम लोग बुक से स्टडी करते हैं, है ना, बुक्स रहती है और बहुत सारे स्टेटमेंट्स, लीड बहुत सारा होता है। तो पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं की में क्या होता है। कि पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स present as couplets, है, present as couplets, और these traits are known as lead, अब ये बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, मतलब दो स्टेटमेंट होंगे और दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रास्टिंग होंगे, मतलब दोनों में सेम इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, दोनों में इन्फॉर्मेशन तो होगी, लेकिन जैसे देखो, जैसे मैं बोलूँगा ये मार्कर एग्जिस्ट करता है और ये मार्कर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कोई एक ही सही हो सकता है ना दोनों में से, या दोनों तो सही नहीं हो सकते। तो ऐसे ही कोई ऑर्गेनिज्म के फीचर्स हम लोग अगर देखें तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें हेयर प्रेजेंट है और ये ऑर्गेनिज्म में हेयर प्रेजेंट नहीं है ना, या ऐसे फीचर्स जो कभी प्रेजेंट, जैसे हेयर बाद में आ सकता है, या फिर वैसे वो सारी चीज़ें तो कभी नहीं है वैसे। ठीक है, तो मैं एग्जांपल देता हूँ तो आप लोगों को समझेगा। जैसे स्टेप 1 में देखा, स्टेप 1 जैसे 1A स्टेटमेंट लिखा और 1B स्टेटमेंट लिखा। ठीक है, दो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ। हैज़ बॉडी कवर्ड इन फेदर, मैंने ऐसे लिखा कि हैज़ बॉडी कवर्ड इन फेदर, बॉडी में फेदर हैं, और बॉडी इज ड्राई, कोई फेदर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, ड्राई, स्केल्स स्किन लिख दो चाहिए तो स्केल स्किन, सिर्फ स्किन है उसके पास। अब देखो, अगर ये है, अब देखो स्टेप 2 भी देख लेते हैं। पहले मैं सारे लिख देता हूँ पहले, अभी आप लोगों को नहीं समझ रहा होगा। 2A 2B, दो स्टेटमेंट इसमें भी और लिख रहा हूँ, दो स्टेटमेंट इसमें लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कि उसके पास पैर हैं, उसके पास पैर नहीं है, ये भी लिख सकते हैं ना, कि हैज़ लेग, हैज़ नो लेग, है ना। स्टेप 3 लिख देते हैं, स्टेप 3, 3A 3B, कैन स्विम, कैनॉट स्विम। तो अब इसमें देखो, अगर मैं से बोलूँ कि गो टू स्टेप 2, गो टू स्टेप
3 समझ लो, ठीक है। गो टू स्टेप 3 और इसे मैंने लिख दिया गो टू स्टेप 2। तो सबसे पहले स्टेप में तुम लोग गए, समझो तुम्हारे पास कोई ऑर्गेनिज्म आया है ना, उसको तुमने की से आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया। अब की से कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो की से बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इन्हीं को की कहते हैं, की है ये सारी, ठीक है। अब की में स्टेटमेंट्स होते हैं, 2 स्टेटमेंट होंगे और एक स्टेटमेंट को हम लोग लीड कहेंगे, ठीक है। जैसे ये एक स्टेटमेंट है, तो ये क्या है, ये एक लीड है, क्या है ये, लीड है ना। और 2 लीड को पेयर ऑफ लीड्स, पेयर ऑफ लीड्स इज कॉल्ड कपलेट, इसको कपलेट कहेंगे, ठीक है। और 2 जो कपलेट हैं और जो लीड हैं वो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग होना चाहिए, दोनों ऐसे अलग अलग स्टेटमेंट नहीं है, दोनों एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हैं बट कॉन्ट्रास्टिंग है दोनों। तो अगर समझो मैंने फर्स्ट ए मेरा सही है कि बॉडी उसकी फेदर से कवर्ड है उस ऑर्गेनिज्म की, तो इसमें लिखा है कि गो टू स्टेप 3, इसके आगे लिखा होगा कि आगे क्या करना है, तो गो टू स्टेप 3। अब 3 में अगर वो स्विम कर सकता है, कैन स्विम, तो मैं लिख सकता हूँ कि वो डक हो सकता है, डक मैंने बोल दिया डक है। और कैनॉट स्विम तो मैंने बोल दिया हॉक है, ठीक है। जैसे हॉक तैर नहीं सकता, डक स्विम कर सकता है। तो इसके बेसिस पे पहले देखो, फर्स्ट मैंने कपलेट देखा, कपलेट में एक लीड मेरी सही हो गई और उस लीड के बेसिस पे मैं नेक्स्ट कपलेट में जाता हूँ और उस कपलेट में मैं देखता हूँ कि कौन सा वाला स्टेटमेंट इस ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहा है। तो वो जो लीड सही रहेगी वो कहाँ पर मुझे ले जाएगी, कोई टैक्सॉन को बता देगी। ये एक टैक्सॉन हो गया ना, ये क्या हो गया, एक टैक्सॉन हो गया, ये भी एक टैक्सॉन हो गया, ठीक है। हैज़ लेग, हैज़ नो लेग, ठीक है। समझो मेरा फर्स्ट स्टेप में मेरा 1B सही है, 1B ये वाला लीड सही है, तो मैं स्टेप 2 में जाऊंगा और स्टेप 2 में देखा कि उसके पास पैर हैं, तो मैं बोल दिया कि क्रोकोडाइल या एलिगेटर बोल दूँ कि एलिगेटर है, और सेकंड B स्नेक बोल दूँ मैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ क्या है, टैक्सॉन है, ये सब क्या है, टैक्सॉन है, फीचर्स है ना। एलिगेटर के फीचर्स हो गए, स्नेक के कुछ फीचर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, टैक्सॉन हो गई। समझ में आ रहा है, इतना समझे। तो मैं अगर एक स्टेटमेंट अगर लिख दूं, एक स्टेटमेंट लिखूं, तो आप लोगों को क्या समझेगा कि ईच कपलेट लीड्स टू, ठीक है, अनदर कपलेट और ईच लीड, ऐसे लिख देता ना, लीड, ईच लीड लीड्स टू अनदर कपलेट और अनदर और टैक्सॉन, या फिर और टैक्सॉन लिख दो। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत बताओ? बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि एक लीड या तो नेक्स्ट कपलेट में लेके जा सकती है, या तो वो नेक्स्ट मतलब वो टैक्सॉन में ही खुल जाएगी। टैक्सॉन में खुल गई तो ख़त्म हो गया, अब आगे तुमको कोई कपलेट नहीं देखना है। और अगर वो कोई कपलेट में गई और फिर वो फिर कपलेट में गई, तो ऐसे कपलेट्स आते जाएंगे और लास्ट में एक टैक्सॉन को मिल जाएगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा टैक्सॉन है। समझ में आया इतना? आपको अगर देखना है तो की आपको देखना है तो उसको एनालिसिस करना पड़ेगा ना। तो अगर तुम लोग के एनसीईआरटी में देखोगे तो लिखा है कि की इज एनालिटिकल इन नेचर, एनालिटिकल इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि तुमको की को एनालाइज करना पड़ेगा। जब तक की को एनालाइज नहीं करोगे तब तक तुम ना नेक्स्ट कपलेट पे पहुंच पाओगे और ना ही टैक्सॉन में। तो एनालिटिकल इन नेचर है ना। और ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैज डिफरेंट की, तो हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हैज डिफरेंट की। है ना, सबकी अलग अलग की होती है, अलग अलग फीचर्स होंगे ना अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिए, सेम फीचर्स थोड़ी होंगे। इतना हो गया। लास्ट में हम लोग देखने की हो गया ये। लास्ट में हम लोग देख लेते हैं मैनुअल्स, फ्लोरा, ये सब के बारे में देख लेते हैं एक बार फटाफट से। तो मैं फ्लोरा
मैनुअल्स या फिर हाँ मैनुअल्स लिख दो, मोनोग्राफ लिख दो और कैटलॉग लिख दो। तो फ्लोरा क्या होती है? तो फ्लोरा जैसे बुक होती है, जर्नल है, तो उस जर्नल में डिटेल्स ऑफ प्लांट स्पेसिमेन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया दिया होता है। फ्लोरा मतलब प्लांट्स के बारे में दिया होगा। तो डिटेल्स ऑफ प्लांट स्पेसिमेन ऑफ पर्टिकुलर एरिया। इसका मतलब क्या है कि जैसे जर्नल है तुम्हारी, उसमें इंडेक्स दिया है, जैसे ये प्लांट है तो इस प्लांट की ये एरिया, जैसे तुम लोग लिखते हो ना, जैसे देखो ये प्लांट है पहला प्लांट, और उसकी देखो ये इसकी एरिया है, ये उसके बारे में है, उसके लीफ ऐसे हैं, उसके फ्लावर ऐसे हैं, उसका नाम ये है। फिर एक दूसरा प्लांट है, फिर उसके भी ये सब इंफॉर्मेशन है। तो बेसिकली इंडेक्स टाइप हो गया ना, ये इंडेक्स टाइप हो गया फ्लोरा। उसमें हैबिटेट भी दिया रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया रहता है। तो लिख सकते हैं हम लोग, इट इज़ अ काइंड ऑफ इंडेक्स, इट इज़ अ काइंड ऑफ इंडेक्स। ये एक इंडेक्स की तरह है जिसमें लिस्ट ऑफ प्लांट स्पेसिमेन है, लिस्ट ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। अब मैनुअल्स क्या है? मैनुअल्स में, मैनुअल यही चीज़ है लेकिन इसमें एक प्लांट के बारे में, समझो एक पर्टिकुलर प्लांट हो गया, उसके बारे में पूरा डिटेल में पूरा मैनुअल छापा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग मैनुअल कहेंगे, एक ही प्लांट के बारे में। तो मोर डिटेल्स देन फ्लोरा लिख सकता हूँ, मोर डिटेल्स देन फ्लोरा। और इसमें क्या बताता है, एक और चीज़, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो एरिया वाइज डिटेल्स है वो भी, एरिया वाइज डिटेल्स भी हैं इसमें, एरिया वाइज डिटेल्स। और ये किस लिए यूज़ होता है? यूज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन, यूज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन। मतलब मैनुअल्स को देख के, मैनुअल्स पढ़ के तुम लोग बता सकते हो उस पर्टिकुलर प्लांट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और बहुत सारे प्लांट्स होंगे। अब मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ किसी भी एक टैक्सॉन के बारे में स्टडी, जैसे डॉग के बारे में स्टडी, तो डॉग के बारे में पूरा मोनोग्राफ दिया है, कैट्स के बारे में पूरा मोनोग्राफ दिया है, मैमल्स के बारे में पूरा मोनोग्राफ दिया है, तो सिर्फ वो एक का ही होगा, ठीक है। तो डिटेल्स ऑफ ओनली वन टैक्सॉन, सिर्फ एक टैक्सॉन के बारे में डिटेल में दिया है, ठीक है। अब कैटलॉग क्या है? कैटलॉग तो इंडेक्स है। कैटलॉग क्या है? इंडेक्स है। कैटलॉग इज अ इंडेक्स ऑफ लिस्ट ऑफ स्पेसिमेन, बहुत सारे स्पेसिमेन का इंडेक्स है। तो कैटलॉग में आपको सिर्फ इंडेक्स मिलेंगे, ठीक है, इतना समझ गए। तो यहाँ पर आप लोगों का टैक्सोनॉमिक एड्स खत्म होता है और हम लोग ने टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स पढ़ लिया है। तो आप लोगों को टैक्सोनॉमी का मतलब पता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमने जान लिया है। एक मैं अगर स्टेटमेंट लिखूँ तो आप लोग क्या बता पाओगे लास्ट, ठीक है। एक मैं स्टेटमेंट अगर लिखता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, तो उसको अगर मैं लिखूँ तो आप लोग बताना कि सही है या गलत है। देखो, अगर मैं बोलूँ कि ईच कैटेगरी इज नॉट अ टैक्सॉन बट ईच टैक्सॉन इज अ कैटेगरी, तो ये स्टेटमेंट बताओ सही है गलत, जल्दी बताओ। ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। कैसे? इस स्टेटमेंट का मतलब समझे पहले आप लोग कि टैक्सॉन जो है, टैक्सॉन क्या है? एक कैटेगरीज में आता है ना, डॉग, तो डॉग की पूरी कैटेगरी, साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज है टैक्सॉन। लेकिन हम लोग सारी कैटेगरीज को हम लोग टैक्सॉन तो नहीं कह सकते ना, बट ईच टैक्सॉन, देखो, ईच कैटेगरी इज नॉट अ टैक्सॉन बट ईच टैक्सॉन इज अ कैटेगरी। तो सारी कैटेगरी टैक्सॉन नहीं है ना, जो टैक्सॉन है वो तो कैटेगरी है, लेकिन सारी कैटेगरीज टैक्सॉन नहीं हो सकती। हम लोग की टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज भी तो आती है ना, जैसे देखो ये जो किंगडम, डिवीजन, या फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सारी चीज़ें जो थी ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। तो ये भी कैटेगरीज हैं लेकिन टैक्सॉन नहीं है। तो सारी कैटेगरीज टैक्सॉन नहीं हो सकती, कुछ कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में भी आती हैं। समझ गए इतना? तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है नीट में आ जाए, है ना।
तो चाहिए तो लिख लो, चाहिए तो कि किंगडम, डिवीज़न, ये सब क्या है, किंगडम, डिवीज़न, ये सब क्या है, कैटेगरी है। और मैमल्स, किंगडम में समझो एनिमेलिया, कोडेटा, ये क्या है, टैक्सॉन है। ठीक है, ये टैक्सॉन है, लेकिन ये भी कैटेगरी है, ये भी कैटेगरी है। तो कैटेगरी दोनों हैं, कैटेगरीज तो दोनों हैं, बट टैक्सॉन सिर्फ एक ही है, क्योंकि इसमें फीचर्स आ रहे हैं ना। सो आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छे से समझ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, उस डाउट को मैं क्लियर करने की जल्द से जल्द कोशिश करने वाला हूँ। और अभी आप लोग वेट कीजिए, इसका 3rd लेक्चर आता ही होगा, लेकिन उससे पहले मैं इसके कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी बेस्ड होंगे। ठीक है, तो उसको आप लोग लेक्चर्स को देखते रहिएगा, जो क्वेश्चंस वाले लेक्चर्स भी हम बीच बीच में डालते रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो हमारा 3rd लेक्चर इसके बाद आएगा, उसमें हम लोग शायद चैप्टर ख़त्म भी कर दें, लेकिन बीच बीच में छोटे छोटे लेक्चर्स आएंगे जो क्वेश्चन पे बेस रहेंगे। और नीट में क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्वेश्चन को मिस मत करना, क्योंकि थ्योरी कितना ही पढ़ लो, जब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप लोग का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होगी। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, बाय बाय।